discuss about a new topic. This is called as starting position. This topic is very important and लास्ट के जो वीडियोस थे उसमें हमने एक्टिव मूवमेंट्स पैसिव मूवमेंट्स ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है। लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहां से भी आप जाके देख सकते हैं। हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो स्टार्ट करते हैं हम स्टार्टिंग पोजीशन के बारे में और फंडामेंटल पोजीशन के बारे में। तो स्टार्टिंग पोजीशन जैसे कि इसके नाम में ही दिया गया स्टार्टिंग में जब भी हम कोई भी मूवमेंट्स होता है वो इनिशिएट करते हैं, इनिशियल हमारा जो मूवमेंट्स होता है उस टाइप की जो पोजीशन होती है उसे हम बोलते हैं स्टार्टिंग पोजीशन। तो स्टार्टिंग पोजीशन के बारे में एक सैरेंटी नाम के फिजिशियन थे जिन्होंने बताया कि जो भी हमारी बॉडी का पोस्चर होता है, जो भी पोस्चर और मूवमेंट्स हम करते हैं वो फॉलो करता है लाइक शैडो। हमारी शैडो का जो शैडो होती है उसे फॉलो करता है हमारा बॉडी का पोस्चर। तो ये जो एवरी जितने सारे हमारे बॉडी के मूवमेंट्स होते हैं वो बिगिन होते हैं पोस्चर पे और एंड भी होते हैं पोस्चर पे ही। तो उसे साइंटिस्ट ने डिस्कस किया था इसके बारे में। तो पोस्चर क्या होता है वो समझता है। पोस्चर मीन्स एक टाइप का हमारे बॉडी का एटीट्यूड होता है जिसमें हमारे बॉडी के हेड, नेक, शोल्डर्स, ट्रंक, अपर एक्सट्रीमिटीज, लोअर एक्सट्रीमिटी एक लेवल में होती है जो कि हमारे लाइन ऑफ ग्रेविटी को पास कर रहे होते हैं। हमारे ईयर होगी एक लेवल में होगा, आई कांटेक्ट होगा एक लेवल में होगा, आई का कांटेक्ट अच्छा होगा। तो ये क्या होता है, पोस्चर होता है। ये इसे हम बोलते हैं गुड पोस्चर। टू टाइप के पोस्चर होते हैं, गुड पोस्चर होते हैं, तो हमारा बैड पोस्चर होता है। गुड पोस्चर इसमें कि बॉडी अलाइनमेंट अच्छा होगा। बैड पोस्चर मीन्स इसमें हमारा फॉल्टी पोस्चर होगा, मीन्स लाइक का लॉर्ड हॉर्सेस है, काइफॉसिस टाइप का बॉडी का पोस्चर है, तो उसे हम बोलते हैं बैड पोस्चर। तो जितने सारे मूवमेंट्स हैं हमारे बॉडी के वो स्टार्ट होते हैं हमारे पोस्चर के साथ और एंड भी होते हैं पोस्चर के साथ। तो जो भी स्टार्ट होता है हमारे मूवमेंट्स जो भी पोस्चर के साथ उसे हम बोलते हैं स्टार्टिंग पोजीशन। मीन्स जो भी हमने स्टार्टिंग जो भी अपनी पोस्चर का जो भी मूवमेंट्स किया है लाइक फ्लेक्शन मूवमेंट, तो ये हमारा इनिशियल मूवमेंट्स हो गए। जो भी हमने इनिशियल मूवमेंट्स किया है उसे हम बोलते हैं स्टार्टिंग पोजीशन। तो स्टार्टिंग पोजीशन एक्टिव भी होती है और पैसिव भी होती है। ओके, तो एक्टिव क्या होता है जिसमें पेशेंट जो है वो खुद से परफॉर्म कर रहा होता है, वॉलेंट्री मूवमेंट्स कर रहा होता है। और पैसिव क्या होता है जिसमें पेशेंट को कोई भी अनकॉन्शियस होता है, उसके मूवमेंट्स बिल्कुल भी उसकी मसल्स का टोन नहीं होता है। लाइक ए न्यूरोलॉजिकल कंडीशन का पेशेंट हो गया, हमारे जो भी स्ट्रोक का पेशेंट हो गया, या कोई हेमीप्लेजिया पैराप्लेजिया कंडीशन का पेशेंट है, तो वो कोई भी पैसिव मूवमेंट्स नहीं कर पाता, तो उसे थैलेमस मूवमेंट्स कराता है। ओके, तो ये इस टाइप के एक्टिव या पैसिव टाइप का मूवमेंट्स होता है जिसमें वो जो भी इनिशियली मूवमेंट्स कर रहा होता है उसे हम बोलते हैं स्टार्टिंग पोजीशन। तो स्टार्टिंग पोजीशन आई होप आप समझ के होंगे, मीन्स जिसमें भी हम मूवमेंट इनिशिएट कर रहे होते हैं वो पोजीशन जो होती है वो हमारी स्टार्टिंग पोजीशन होती है। तो देयर आर 5 बेसिक फंडामेंटल स्टार्टिंग पोजीशन होती है। 5 कौन कौन से होते हैं? स्टैंडिंग पोजीशन हो गई, नीलिंग पोजीशन हो गई, सिटिंग पोजीशन हो गई, लाइंग पोजीशन हो गई एंड हैंगिंग पोजीशन हो गई। तो ये हमारी 5 पोजीशन होती है जो मोस्ट कॉमन मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोजीशन होती है और ये ड्राइव करती है अदर्स और सारे पोजीशन। तो वो हम नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस करेंगे ड्राइव पोजीशन के बारे में, वो भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब आपके माइंड में एक थॉट आ रहा हो कि हमें पोजीशनिंग पढ़नी ही क्यों है, क्यों क्या इसका रोल है हमारी फिजियोथेरेपी में। ओके, तो जो भी हम पोजीशनिंग होती है तो ये हमारी कॉमन मेन पोजीशनिंग होती है जब भी हम किसी पेशेंट को ट्रीट कर रहे होते हैं। पेशेंट अगर स्टैंडिंग पोजीशन में आ रहा है तो हम अच्छे से ट्रीट कर सकेंगे, नहीं तो हम उसे नीलिंग में लेंगे, सिटिंग में लेंगे, सिटिंग में भी पेशेंट मूवमेंट्स नहीं कर पाए तो हम लाइन पोजीशन में से मूवमेंट्स कराएंगे। लाइन में वो ये हैंगिंग लास्ट पोजीशन होती है जो कि पेशेंट को स्टैंड डेवलप करने के लिए, बॉडी का पोस्चर मेंटेन करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। ओके, तो ये जो पोजीशनिंग है ये बहुत कंफर्टेबल पोजीशनिंग होनी चाहिए पेशेंट की जब भी हम उसे एक्सरसाइज करा रहे होते हैं। ओके, पेशेंट सिटिंग पोजीशन में नहीं आ पा रहा है, हमें पेशेंट को ट्रीट करना है, एक्सरसाइज करानी है, पेशेंट सिटिंग पोजीशन में नहीं आ रहा तो हम क्या करेंगे, उसे लाइन पोजीशन में लेंगे। तो इन पोजीशनों को बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए और ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे फिजियोथेरेपी में। ओके, फर्स्ट तो हम वन बाय वन सारे पोजीशनिंग डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं स्टैंडिंग पोजीशन के बारे में। नाउ डिस्कसिंग टू द फर्स्ट फंडामेंटल पोजीशन दिस इज कॉल्ड स्टैंडिंग पोजीशन। This position is most difficult of the fundamental position because the body maintain and balance and stabilize to the body in correct alignment is very difficult. मीन्स हमारी बॉडी को जो करेक्ट अलाइनमेंट में
फिक्स करना, स्टेबलाइज करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, बिकॉज हमारी जो बॉडी का बेस ऑफ सपोर्ट होता है वो बहुत कम होता है। अब बेस ऑफ सपोर्ट जब कम होगा तो बॉडी की स्टेबिलिटी होगी वो बहुत कम हो जाएगी। हमारी मसल्स को, बॉडी को स्टेबल करने के लिए बहुत ज़्यादा फोर्स लगाना है, बहुत ज़्यादा अपना एक्टिवली पार्टिसिपेट करना पड़ता है। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जब हमारा नैरोइंग बेस ऑफ सपोर्ट होगा तो हमारी पूरी बॉडी की होल मसल्स हो गई, उन्हें वर्क करना पड़ेगा। तो इसलिए इसे हम बोलते हैं डिफिकल्ट पोजीशन होती है, क्योंकि हम जो पेशेंट है वो पेशेंट पहले से ही वो प्रॉब्लम है, उसे मसल्स वीक है उसकी, और वो कोई भी मूवमेंट्स नहीं कर पा रहा, हम उसे स्टैंडिंग पोजीशन में लेंगे तो उसे और ज़्यादा उसके मसल्स को वर्क करना पड़ेगा। तो इसलिए पेशेंट के लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट पोजीशन होती है। तो हम इसे समझेंगे कि वन बाय वन कि हमारा जो अलाइनमेंट है बॉडी का किस टाइप का होना चाहिए, और हमारा जो पोस्चर है बॉडी का वो किन 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 फैक्टर को फॉलो करता है। तो फर्स्ट जो है हमारा हील टुगेदर सेम लाइन। जो हमारी हील है, जैसे यहाँ पे आप समझ सकते हैं डायग्राम से, दोनों हील ये इस टाइप का होगा। ओके, तो ये हमारे हील हो गए, टोज हो गया, तो दोनों हील एक दूसरे से मिस टुगेदर होंगे, एक साथ होंगे, और इनको लाइन ऑफ ग्रेविटी के बिटवीन यहाँ से पास कर रही होगी। तो हील टुगेदर सेम लाइन एंड टोज स्लाइटली अपार्ट। दोनों जो टोज होंगे वो दोनों एक दूसरे स्लाइटली अपार्ट होंगे। इन दोनों के बीच में एक एंगल यहाँ पे फॉर्म होता है, 40 डिग्री का एंगल। तो 40 डिग्री के एंगल से ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, कम भी नहीं होना चाहिए। एंगल कम थोड़ा सा हो सकता है पर इससे ज़्यादा एंगल नहीं होना चाहिए। जिससे क्या होता है कि इनका जो बेस ऑफ सपोर्ट है वो नैरोइंग है, बट जो हमारी पोजिशनिंग है वो हमारी एक एनाटॉमिकल पोजिशन होती है, जिसमें हमारी मसल्स को एक्टिवली बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट करना पड़ता है बॉडी को स्टेबलाइज करने के लिए। ओके, नेक्स्ट इज नीज आर टुगेदर इन स्टेट। मीन जब भी पेशेंट जो खड़ा है स्टैंडिंग पोजिशन में है तो उसकी जो नीज है वो सेम लाइन में होना चाहिए, एक साथ होनी चाहिए। ओके, और स्ट्रेट होनी चाहिए। नेक्स्ट इज हमारी हिप आर एक्सटेंडेड एंड लेटरली रोटेटेड। जो हिप है वो एक्सटेंडेड होता है, आप देख सकते हैं, एंड क्या है स्लाइटली लेटरली, सॉरी, लेटरली रोटेट कर रहा है। जब हम एक पोजिशन में होंगे, जो हमारी एनाटॉमिकल पोजिशन है, तो हमारे जब हम स्ट्रेट खड़े होंगे तो हमारी जो हिप है वो एक्सटेंडेड पोजिशन होंगे, तो हिप वो जो स्लाइटली रोटेट होता है इसलिए कर्व फॉर्म करता है। ओके, नेक्स्ट इज pelvis इज बैलेंस ऑन द femoral हेड। जो pelvis एरिया है हमारा वो क्या है कि हमारे femoral हेड होता है उसमें स्टेबलाइज होता है। ओके, नेक्स्ट हमारा स्पाइन इज स्ट्रेच टू द मैक्सिमम लेंथ। मीन्स हमारा जो स्पाइन है वो सीधा स्ट्रेच होना चाहिए, स्ट्रेचिंग होनी चाहिए और स्ट्रेट होना चाहिए, जिससे कि स्ट्रेच होगी तो हमारी लेंथ होगी स्पाइन की वो ज़्यादा लगेगी। ओके, नेक्स्ट इज ईयर लेवल। जो हमारे ईयर का लेवल है वो भी सही का होना चाहिए, लेवल में होना चाहिए ईयर। हमारे आई का जो लुक है हम जो अभी देख रहे होंगे वो स्ट्रेट होना चाहिए। एंड शोल्डर आर डाउन एंड बैक। हमारे शोल्डर है जब हम स्ट्रेट पोजिशन में खड़े होंगे हमारे स्पाइन को स्ट्रेच करके, तो हमारे शोल्डर डाउनवर्ड जाएंगे, थोड़ा सा बैक जाएंगे। ओके, एंड आर्म हैंग लूजली टू द साइड। और जो आर्म है वो साइड में लूजली नॉर्मल रहेगी, और हमारे जो पाम का है, पाम फेसिंग टुवर्ड द बॉडी। जो हमारी पाम है वो बॉडी की ओर, मतलब फेस जो है इस टाइप की होगी। ओके, तो ये हमारा क्या है, एनाटॉमिकल पोजीशन है, एक हमारी पोस्चर है, गुड पोस्चर है, इसमें की बॉडी हमारी उस अलाइनमेंट हो जाए, करेक्ट पोजिशन में होनी चाहिए। तो इसलिए हम इसे बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट बोलते हैं, क्योंकि इसमें मसल्स को बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट करना पड़ता है। ओके, आई होप आप समझ गए होंगे कि जो गुड पोस्चर है या हमारी स्टैंडिंग पोजिशन है वो किस टाइप से होनी चाहिए। आपको सारे पॉइंट्स पे फोकस करना हो जब भी आप पेशेंट को एक्सरसाइज करा रहे होगे, कि उसकी जो फुट है किस लेवल में है, नी है किस लेवल में है, हिप जॉइंट किस लेवल में है, पेल्विस एरिया कैसा है, स्पाइन किस टाइप से है, हमारा जो हेड है और हमारा जो शोल्डर जॉइंट है वो किस पोजीशन में, ईयर का लेवल, आई का लेवल, तो सारी चीज़ों पे आपको फोकस करना होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इस जो ये जो हमारा पोजीशन है इसमें हमारी मसल्स को कितना ज़्यादा वर्क करना पड़ता है, कौन कौन सी मसल्स को वर्क करना पड़ता है वो हम समझेंगे। डिस्कसिंग टू द मसल्स वर्क इन स्टैंडिंग पोजीशन। तो स्टैंडिंग पोजीशन में कौन कौन सी मसल्स का क्या क्या रोल होता है वो समझते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम डाउन टू स्टार्ट करते हैं। इंट्रिंसिक मसल्स ऑफ फीट। हमारी जो फीट की इंट्रिंसिक मसल्स होती है वो क्या करती है कि स्टेबलाइजेशन करती है। मीन्स थोड़ा सा हमारा जो फुट हो गया उसे स्टेबल करके ग्राउंड से वहाँ पे कर्लिंग मूवमेंट्स हो उसे प्रिवेंट करती हैं। और जो हमारा इंटरफेरेंशियल जॉइंट होता है, इंटरफेरेंशियल जॉइंट के से जो फ्लेक्शन मूवमेंट होता है, टोज या फिंगर का फ्लेक्शन मूवमेंट करते हैं, जब भी आप किसी बॉल को किक करते हैं, हिट करते हैं, तो उस टाइम ये क्या करते हैं, थोड़ा सा हमारे जो फिंगर्स को, टोज को मूवमेंट जैसे फ्लेक्शन मूवमेंट करेंगे और फिर उसका एक्सटेंशन मूवमेंट होता है, तो इसमें हम किक
कर सकते हैं इंटरेस्टिंग मसल्स से। तो ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है स्टेबलाइजेशन के लिए, हम फीट को अपने स्टेबल कर सकते हैं ग्राउंड से। ओके, नेक्स्ट इज हमारी प्लांटर फ्लेक्शन ऑफ द एंकल। प्लांटर फ्लेक्शन जो होती है मसल्स, वो क्या करते हैं, वो भी सपोर्ट स्टेबलाइजेशन करती हैं, प्लांटर फ्लेक्शन मूवमेंट्स कराती हैं। और जब हम स्ट्रेट खड़े होते हैं तो उसमें हमारी फुट पे जो प्लांटर साइड की जो एरिया होता है उसे स्टेबल करते हैं। एंड नेक्स्ट इज डॉर्सिफिकेशन ऑफ मसल्स। डॉर्सिफिकेशन जो मसल्स होती है वो काउंटर बैलेंस की तरह वर्क करती हैं प्लांटर फ्लेक्शन में। ये काउंटर ही, जब भी हम हिट करते हैं बॉल को तो उसमें भी ये हेल्प करती हैं। रोपिंग करते हैं, रोप को खींचते तो उसमें भी ये मसल्स होती हैं हेल्प करते हैं। वर्टर मसल्स ये भी काउंटर बैलेंस होती है इनवर्टर मसल्स के, जैसे कि हमारे टीवस एंटीरियर टीवस पोस्टीरियर मसल्स। जब भी पैनस लॉन्गस मसल्स होते हैं जिसमें कि हम हिट करते हैं बॉल को तो पैनस लॉन्गस मसल्स होते हैं वर्क करती है। तो ये जो इस काउंटर बैलेंस की तरह काम करते हैं टीवस एंटीरियर और टीवस पोस्टीरियर में। तो ये जो हमारे मसल्स हैं इंटेंसिव मसल्स, प्लांटर फ्लेक्चर, डॉर्सल फ्लेक्चर, इवर्टर, ये एक दूसरे से रिलेट होती है और हमारे जो फुट है उसको, लेग है फुट है उसको क्या होती है स्टेबलाइजेशन देती है। कि हम जो फुट से स्टैंड करते हैं ना, फुट पे पूरा हमारे बॉडी का वेट होता है हमारे फुट पे जाता है। मतलब हमारे पहले हिप जॉइंट से नी के बाद एंकल ट्रांसफर करता है फिर ग्राउंड पे। तो इसमें स्टेबलाइजेशन की बहुत ज़्यादा नीड होती है। तो हमारी जो मसल्स है इंटेंसिव, प्लांटर फ्लेक्शन, डॉर्सल फ्लेक्शन, एवर्टर, तो ये मसल्स बहुत ज़्यादा स्टेबलाइजेशन देती हैं, हमारे बॉडी को स्टेबल करती हैं और सपोर्ट भी देती हैं। ओके, नेक्स्ट हम समझते हैं जो हमारा फिफ्थ पॉइंट एक्सटेंशन ऑफ द नी। नी जो हमारी जो मसल्स है वो क्या करती है एक्सटेंशन, नी को हमारे फ्लेक्शन हो जाएगा तो हमारी नीलिंग पोजिशन हो गई, बेंडिंग नहीं होने देंगे, एक्सटेंशन मूवमेंट्स कराती है। एक्सटेंशन ऑफ द हिप, हिप को जो मसल्स होती है एक्सटेंशन मसल्स होती है हिप की, वो मसल सपोर्ट करती है। एक्सटेंशन ऑफ स्पाइन, स्पाइन की जो एक्सटेंशन मसल्स होती है वो उसे स्टेबलाइज करके सपोर्ट देते हैं। फ्लेक्शन ऑफ लंबर स्पाइन, यहाँ पे देख सकते हैं फ्लेक्शन ऑफ द लंबर स्पाइन में जो हमारे एब्डोमिनल मसल्स होती हैं वो हमारे इसमें वर्क करती हैं, क्योंकि हमारे एब्डोमिनल जो विशुअल ऑर्गन होते हैं उन्हें भी सपोर्ट देना होता है और उन्हें स्टिल करके रखना होता है। प्रीवर्टिबल नेक मसल्स, प्रीवर्टिबल नेक मसल्स यहाँ पे आएंगी। तो ये मसल्स क्या होती है, जो भी एक्सटेंशन मूवमेंट्स होता है नेक का उसे स्टेबल करती है, सर्वाइकल को हमारे स्टेबल करके रखती है। एंड नेक्स्ट इज अटलांटो ऑसिपिटल ज्वाइंट जो होता है यहाँ पे हमारे हेड के सर्वाइकल से जस्ट ऊपर। तो अटलांटो ऑसिपिटल ज्वाइंट में एंटरली पोस्टीरियरली हमारा सपोर्ट देती है। रिट्रैक्टर ऑफ द स्कैपुला, रिट्रैक्टर ऑफ द स्कैपुला जो मसल्स होते हैं मीन्स हमारे स्कैपुला को बैकवर्ड मूवमेंट्स करते हैं, इस टाइप का जो मूवमेंट्स होता है कर्व राइट मूवमेंट्स होता है तो इसमें ये मसल सपोर्ट देती है। एंड लास्ट हमारा आर्म और रिलैक्स, जो हमारी आर्म होती है वो रिलैक्स पोजिशन में होती है। ओके, वहाँ पे बस हमारी बॉडी में क्या होता है कि ग्रेविटी भी लग रही होती है जो पुल कर रही होती है डायरेक्टली डाउनवर्ड। तो हमारी जो मसल्स है बॉडी की, होल बॉडी की जो मसल्स है वो एक एंटी ग्रेविटी की तरह वर्क करती है, हमारी बॉडी को स्टेबलाइज करती है, कोऑर्डिनेट करती है, इसलिए ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट पोजीशन होती है। और एग्जाम में भी सबसे ज़्यादा स्टैंडिंग पोजीशन ही पूछी जाती है क्योंकि ये सबसे बड़ी लार्ज पोजीशन है। ओके, अब हम समझते हैं इसके क्या क्या इफेक्ट है, क्या क्या यूजेस है। Listening to the effect and use of the standing position, तो क्या क्या इफेक्ट पड़ता है हमारी बॉडी पर, क्या क्या इसके यूज होते हैं। तो जो स्टैंडिंग पोजीशन होती है इसमें हमारा क्या जो बेस ऑफ सपोर्ट होता है वो बहुत ज़्यादा स्मॉल होता है और जो हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती है मीन्स सीओसी होती है वो हाई होती है। अब वो क्यों होती है कि ये बेस ऑफ सपोर्ट, नैरो बेस ऑफ सपोर्ट होगा तो हमारी बॉडी को स्टेबिलिटी होगी वो बहुत कम होगी और हमारी बॉडी की जो मसल्स हैं उन्हें वर्क बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा। ओके, और सीओजी जो हाई हो जाती है उस टाइम भी हमारी बॉडी को मूवमेंट ज़्यादा करना पड़ता है। सीओजी लो कब होती है, हमारा बेस ऑफ सपोर्ट अच्छा ज़्यादा होता है, बेस ऑफ सपोर्ट से हम खड़े होते तो हमारी जो सीओजी है वो हमारी थोड़ा सा कम हो जाती है। सर्कल जो नॉर्मल होती है हमारी सर्कल वर्टिब्रा पे होती है। एंड जब सीओजी बेस ऑफ सपोर्ट कम हो जाएगा तो सीओजी हमारे लंबर पे पहुंच जाएगी, थॉरसिक रीजन में पहुंच जाएगी। तो इससे क्या होगा कि बॉडी में स्टेबलाइजेशन बहुत कम हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि इक्विलिब्रियम जो, जब बेस ऑफ सपोर्ट कम है सीओजी बहुत ज़्यादा है तो हमारा इक्विलिब्रियम भी हो जो होगा वो अच्छा नहीं होगा, बॉडी बैलेंस में नहीं होगी, हमारी बॉडी अनस्टेबल होगी। तो इसलिए इस पोजीशन को हम अनस्टेबल पोजीशन ही बोलते हैं, क्योंकि हमारा ये जो चीज़ आप देख सकते हैं बेस ऑफ सपोर्ट कम है, सीओजी बहुत ज़्यादा है, इसलिए बॉडी हमारी स्टेबल नहीं होती है। यदि हम अपनी बॉडी को स्टेबल कर लेते हैं करेक्ट पोजीशन में तो हमारी मसल्स है उसे बहुत मिनिमली एफर्ट लगाना पड़ेगा। जब हमारी बॉडी करेक्ट पोजीशन में होगी और तो हमें मिनिमली एफर्ट लगाना पड़ेगा मसल्स का
और अच्छे से हम अपनी बॉडी को फिर से इम्प्रूव कर सकते हैं। ओके, तो ये इसके फैक्ट और यूज है। ये बॉडी क्या, जब ये जो पोजिशनिंग है वो बहुत ज़्यादा मोस्टली वर्क में हम इस पोजिशन का यूज़ करते हैं, और ये बहुत जॉयफुल पोजिशन होती है। जो पेशेंट है वो खड़ा हो जाता है तो बहुत खुश होता है। तो ये इसके बहुत सारे इफेक्ट पड़ते हैं पेशेंट के मेंटली स्टेटस पे, बहुत ज़्यादा इसका इफेक्ट पड़ता है। पेशेंट पहले बैड था, फिर सिटिंग पोजिशन में आ रहा है, उसके बाद स्टैंडिंग पोजिशन में आ रहा है, तो बहुत ज़्यादा खुश होगा और हैप्पीनेस रहेगा। तो इसमें ये जो पोजीशन है इसके बहुत अच्छे अच्छे यूजेस हैं, बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है पेशेंट पे। अब नेक्स्ट हम देखेंगे सेकंड पोजीशन के बारे में। जो हमारी सेकंड पोजीशन है वो हमारी नीलिंग है। नीलिंग पोजीशन क्या होता है, ये लाइक सेम एज अ स्टैंडिंग पोजीशन, बट इसमें क्या होता है कि जो हमारी बॉडी होती है वो स्टेबल होती है हमारे नी पे। उसमें क्या था, हमारी बॉडी थी एनाटॉमिकल पोजीशन में थी, बट यहाँ पे क्या है, ये शॉर्ट लिवर हमारी पोजीशन होती है, शॉर्ट लिवर मसल्स वर्क कर रही होती है। तो इसमें जो बॉडी है हमारी वो पूरी स्टेबल है हमारे नी पे। एंड जो हमारा लोअर लैग है वो रेस्ट करता है हमारे सरफेस पे। कोई भी प्लिंथ हो गया, कोई भी ग्राउंड हो गया, उसकी सरफेस और जो हमारा एंकल है वो हमारा प्लांटर फ्लेक्स पोजीशन में होता है। ओके, तो इसकी जो जो पोस्चर है ये सेम होगा हमारे, जैसा कि लास्ट में जो अभी हमने पढ़ा था स्टैंडिंग पोजीशन होगा उसी टाइप से, कि हमारे जो मसल्स हैं, हमारा जो बॉडी है किस अलाइनमेंट में होना चाहिए, हमारा ईयर का लेवल, शोल्डर का लेवल, आर्म किस डायरेक्शन में होना चाहिए, हमारी स्पाइन जो है वो स्ट्रेट होना चाहिए, स्ट्रेच होना चाहिए, लंबर रीजन है वो फ्लेक्शन मूवमेंट में होना चाहिए। एंड हमारे जो हिप जॉइंट है वो स्लाइटली अप होना चाहिए, टुगेदर एक साथ होना चाहिए, नी एक साथ होनी चाहिए। तो सेम एज ए स्टैंडिंग पोजिशन, बट बस यहाँ चेंज क्या है कि हमारी जो बॉडी है वो स्टेबलाइज है ऑन द नी पे। ओके, और उसकी हमारी जो बॉडी है इसका स्टेबलाइजेशन है हमारी नी पे है, और जो हमारा लोअर लेग है वो रिलैक्स पोजिशन में है, वो पूरा सपोर्टिव मीन्स इसे सपोर्ट मिल रहा है और रिलैक्स है। इस पर हमारी जो मसल्स है कोई भी इसकी मसल्स वर्क नहीं कर रही, उस पर कोई फोर्स नहीं पड़ रहा, ये रेस्ट पोजिशन में है। और हमारी जो मसल्स वर्क कर रही है वो हमारी यहाँ की हिप जॉइंट की मसल्स वर्क कर रही है, फ्लेक्सर एक्सटेंसर मसल्स वर्क कर रही है, स्पाइन की, ट्रंक की, तो ये मसल्स पे वर्क हो रहा है। ओके, तो हम देखते हैं मसल्स वर्क के बारे में। तो मसल्स वर्क में क्या है कि जो फ्लेक्सर एंड एक्सटेंसर ऑफ द नी मसल हो गई, जो जैसे क्वाड्रिसेप्स मसल्स है, हैमस्ट्रिंग मसल्स है, तो ये मसल्स जो होती है वर्क कर रही होती हैं। हमारा जो मूवमेंट्स होता है वो एंटरली मूवमेंट्स होता है, बैकवर्ड मूवमेंट्स भी होते हैं, क्योंकि स्टेबलाइजेशन जब कम होता है तो हम एंटरली भी करते हैं और पोस्टरली भी करते हैं। इस टाइप का मूवमेंट्स होता है, इसलिए इसमें फ्लेक्सर और एक्सटेंसर मसल्स होती है नी की, दोनों ही वर्क कर रही होती है। और ये जो पोजिशनिंग है इसमें क्या है कि जब ये पोजिशन है प्रिपरेशन कराने की, कि जिसमें कि हम स्टैंडिंग पोजिशन कराते हैं, जब पेशेंट है वो स्टैंडिंग पोजिशन नहीं कर पाया तो उसमें हम क्या करते हैं, पहले नीलिंग पोजिशन कराते हैं, हाफ नीलिंग पोजिशन कराते हैं। उसके बाद पेशेंट धीरे धीरे इस पे बॉडी वेट बियर करने लगता है नी पे, उसके बाद हम लेग पे, मीन्स उसके बाद हम स्टैंडिंग पोजिशन लेते हैं पेशेंट। नेक्स्ट इज एक्सटेंसार ऑफ हिप। जो हमारी हिप की एक्सटेंसार मसल्स होती है वो सपोर्ट देती है पेशेंट को स्टेबलाइजेशन के लिए। एंड फ्लेक्सर ऑफ लंबर स्पाइन, हमारी लंबर स्पाइन की मसल्स होती है, एब्डोमिनल मसल्स होगी, वो भी स्टेबलाइजेशन देती है। ओके, तो ये हमारा मसल्स वर्क है नीलिंग का। तो नीलिंग के जो इसमें सीओजी होती है हमारी, जो कि सीओजी है थोड़ा, जो कंपेरिजन टू द स्टैंडिंग पोजिशन इस थोड़ा सा डाउनवर्ड आ जाती है, तो थोड़ा सा सीओजी कम हो जाती है थोड़ा सा। तो उसमें क्या होता है कि हमारी बॉडी का थोड़ा स्टेबिलिटी है वो और ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। ओके, स्टैंडिंग पोजिशन में क्या थी, हमारी जो सीओजी थी वो हाई थी, यहाँ पे मान लिया स्टैंडिंग पोजिशन में यहाँ पे थी, अब नीलिंग पोजिशन में हमारी जो सीओजी है वो यहाँ आ गई। ओके, तो इससे क्या हो, सीओजी डाउनवर्ड आ गई तो स्टेबलाइजेशन है वो भी बढ़ गया। ओके, तो नेक्स्ट हम देखते हैं इसके मसल्स वर्क। मसल्स वर्क में क्या होता है कि जो इसके मसल्स हैं उन्हें थोड़ा सा कम वर्क करना पड़ता है कंपेरिजन टू द स्टैंडिंग पोजीशन। और हम ये जो पोजीशन होती है वो प्रिपरेशन कराते हैं इसमें हम स्टैंडिंग के लिए। ओके, अब नेक्स्ट पढ़ते हैं सिटिंग पोजीशन। दिस इज कॉल्ड एज स्टेबल पोजीशन, बिकॉज इसमें क्या होता है कि पेशेंट जो होता है वो बहुत ज़्यादा मोर कॉन्फिडेंटली होता है, इससे सिर्फ जो फॉलिंग का फियर होता है वो बहुत ज़्यादा कम होता है, क्योंकि पेशेंट सिटिंग पोजीशन में होता है। तो जो सिटिंग पोजीशन होती है मोर कंफर्टेबल पोजीशन होती है, मोर स्टेबल पोजीशन होती है, जिसमें कि हम पेशेंट को किसी स्टूल या चेयर पे हम उसे सेट बैठाते हैं, उसके बाद हम मूवमेंट्स कराते हैं बॉडी के। तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल पोजीशन हो गई और स्टेबल पोजीशन हो गई।
तो पोजीशन जो होगी टेकन ऑन द चेयर और स्टूल, जो किसी चेयर पे भी या स्टूल पे भी हम पेशेंट को सिट करा सकते हैं, उसकी जो लेंथ है चेयर की और विड्थ है वो अकॉर्डिंग टू द पेशेंट, जिसमें कि पेशेंट की थाई है वो फुल्ली सपोर्टेड होनी चाहिए एज ऑफ द चेयर, एंड हिप जॉइंट एंड नी जॉइंट फ्लेक्स होते हैं, और जो हमारा एंकल जॉइंट होता है वो क्या होता है कि सरफेस के डायरेक्टली कांटेक्ट में होता है, सरफेस से सपोर्टेड होता है। ओके, तो इसलिए इसे स्टेबल पोजीशन बोलते हैं। इसमें कोई भी मसल्स ज़्यादा मसल्स को वर्क करने की नीड नहीं होती है। ये जो पोजीशन होती है मोर स्टेबल होती है, जिसमें कि पेशेंट की जो है रेस्ट पे होता है, और जो मसल्स हैं हमारी अपर एक्सट्रीमिटीज की मसल्स होती है वो लाइक वर्क करती है एज ए स्टैंडिंग पोजीशन में, जैसे कि हमने मसल्स पढ़ी थी। सेम वैसे ही हमारे नीलिंग में भी और सिटिंग में भी मसल्स वर्क कर रही होती है अपर एक्सट्रीमिटीज की। लोअर एक्सट्रीमिटीज में कोई मसल्स को नीड नहीं होती है वर्क करने, क्योंकि वो रेस्ट पे होती है। इस पोजीशन में हम क्या कर सकते हैं कि जो पेशेंट है उसे हम सिटिंग पोजीशन की जितनी सारी एक्सरसाइज होती है, जैसे नी का मूवमेंट्स कराना, हम एंकल का प्लांटर फ्लेक्शन डॉर्सिफिकेशन मूवमेंट करा सकते हैं, नी का फ्लेक्शन मूवमेंट करा सकते हैं, एक्सटेंशन मूवमेंट करा सकते हैं। जितने भी सिटिंग पोजीशन की जो एक्सरसाइज होती है वो हम करा सकते हैं इजीली। और इस मेजॉरिटी हम सबसे ज़्यादा इसी पोजीशन को पूरा दिन में जो भी हम एक्टिविटीज़ करते हैं सबसे ज़्यादा इस पोजीशन में हम एक्टिविटीज़ करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि पोजीशन टेकिंग चेयर और स्टूल, नो नीड मसल्स वर्क, रेस्ट ऑफ द बॉडी, हमारी जो बॉडी होती है वो रेस्टिंग में होती है। दिस इज कंफर्टेबल नेचुरल वेरी स्टिल पोजीशन होती है, क्योंकि इसमें कोई मसल्स को वर्क नहीं करने पड़ते हैं, और ना बस हमारी जो बॉडी में फोर्स भी नहीं पड़ता है, बॉडी स्टेबल होती है, पेशेंट को भी फियर नहीं होता है गिरने का, तो इसलिए वो फुल कॉन्फिडेंटली होता है। ओके, अब नेक्स्ट जो डिस्कस करने वाले हैं वो हम पढ़ेंगे लाइन पोजीशन। So, जो हमारी फोर्थ पोजीशन है लाइन पोजीशन, दिस इज मोस्ट कंफर्टेबल पोजीशन ऑफ द पेशेंट। पेशेंट के लिए सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल पोजीशन होती है, स्टेबल पोजीशन होती है, क्योंकि जो पेशेंट होता है वो लाइन मीन सुपाइन पोजीशन में होता है, और उसमें मसल्स जो होते हैं मसल्स को बहुत कम मिनिमली वर्क करना होता है, इसलिए ये ईजिएस्ट हमारी सबसे ईजिएस्ट पोजीशन होती है और सबसे सिंपल और कंफर्टेबल पोजीशन होती है, क्योंकि हमारी पूरी बॉडी होती है सपोर्ट उसे मिलता है, उसे एक बेड की सरफेस का सपोर्ट मिलता है, वही मैट्रेस का सपोर्ट मिलता है, इसलिए ये स्टेबल होती है और कंफर्टेबल होती है। ठीक है, तो इसमें जो हमारे जो मसल्स वर्क क्या क्या होता है वो समझते हैं। ज़्यादा मसल्स को वर्क नहीं करना पड़ता है, मिनिमल वर्क करना पड़ता है, बट हमारे कुछ एंटी ग्रेविटी मसल्स होते हैं उनको वर्क करना होता है, क्योंकि हमारे जो ग्रेविटी होती है वो पुल कर रही होती है बॉडी को डाउनवर्ड। ओके, तो ऐसा नहीं है कि लाइन पोजिशन में तो पेशेंट बिल्कुल कंफर्टेबल पोजिशन में है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पेशेंट की थोड़ी बहुत मसल्स को वर्क करना पड़ता है। हमारे जो हेड रोटेटर मीन्स पेशेंट की जो सरफेस है मैट्रेस की सरफेस है, किस टाइप का प्लेंथ है और क्या सरफेस है, हार्ड सरफेस है या सॉफ्ट सरफेस है, डिपेंड करता है। हार्ड सरफेस है तो पेशेंट बार बार हेड को मूवमेंट करेगा, लेटरली रोटेशन करेगा, या पेशेंट को क्या होगा अनकंफर्टेबल फील होगा, पेशेंट हो सकता है पेशेंट फॉल भी हो जाए। तो ये सरफेस पे डिपेंड करता है। हार्ड सरफेस यदि हमारी सॉफ्ट सरफेस है तो पेशेंट इजीली कंफर्टेबल पोजीशन में होगा, पेशेंट बहुत ज़्यादा अपने आप को कंफर्ट फील करेगा और अच्छे से वो वहाँ पे रेस्ट कर सकेगा। ओके, तो जब हमारी एक फर्म फर्म सरफेस होती है तो हम ज़्यादातर मोस्टली पेशेंट के लिए एक फर्म सरफेस का ही ज़्यादातर सजेस्ट करते हैं। तो फर्म सरफेस में मसल्स जो वर्क क्या करना होता है कि हेड रोटेटेड और बोथ साइड, जो हमारा हेड होता है जब हम लेटे हो तो हेड हमारा रोटेट करता है बोथ साइड दोनों साइड। इसमें क्या होता है कि जो हमारी हेड की जो मसल्स हो गई जो भी रोटेशन मूवमेंट करा रहे हैं तो इनको वर्क करना होता है। और हमारा ट्रंक का ये तो स्टेबल हो गया, सरफेस से स्टेबल हो गया, बट हमारा जो लंबर एरिया है, लंबर एरिया होता है कर्व लाइक होता है, फ्लेक्सर होता है, तो वहाँ पे हमारे फ्लेक्सर ऑफ लंबर स्पाइन उनको वर्क करना होता है। एक्सटेंसर ऑफ हिप हिप जॉइंट जो एक्सटेंसर मसल्स होती है उन्हें भी वर्क करना होता है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है जो सरफेस है बार बार एक स्ट्रेस सा पड़ सकता है, जो हमारी सरफेस है हार्ड सरफेस हो गई तो क्या होगा बार बार टेंशन क्रिएट हो सकती है हमारे हिप जॉइंट पे, तो इसलिए यहाँ पे हमारी एक्सटेंसर जो मसल्स होती है उनको वर्क करना होता है। कुछ हमारे जो थाई की जो मीडियल रोटेटर होती है मसल, मीडियल रोटेटर ऑफ हिप वर्क टू द कीप द लैग इन न्यूट्रल पोजीशन। जो भी हमारी मीडियल रोटेटर मसल्स होते हैं उनको क्या होता है उनका वर्क होता है कि वो उसे न्यूट्रल पोजीशन में लेके आए, एक्सटर्नली या लेटरली रोटेशन ना हो। ओके, तो ये हमारी मसल्स को एक्ट करना पड़ता है इजीली, बहुत ज़्यादा ईजीएस्ट पोजीशन होती है और कंफर्टेबल पोजीशन होती है। तो इसमें क्या होता है इसके इफेक्ट एंड यूज के बारे में समझते हैं।
तो इसमें जो पेशेंट है, ये इनिशियल पोजीशन हो गई पेशेंट की फंडामेंटल पोजीशन में। सबसे पहले हम जो पेशेंट है वो पैसिवली मीन्स एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, तो हम उसे इसी पोजीशन में एक्सरसाइज कराएंगे, इस पोजीशन में हम उसे वर्क कराएंगे। तो ये जो पोजीशन होती है बहुत ज़्यादा रिलैक्स पोजीशन होती है, इसमें हमारी बॉडी वेट बिल्कुल भी नहीं बढ़ता है, बॉडी में कोई भी वेट नहीं होता है, सिर्फ वेयर करना पड़े, और रिलैक्स पोजीशन होने की वजह से हम इसमें एक्सरसाइज करा सकते हैं पेशेंट को। लाइन पोजीशन में एक्सरसाइज जो भी स्टार्टिंग एक्सरसाइज होती है, पैसिवली मूवमेंट्स होते हैं, एक्टिवली मूवमेंट्स होते हैं, वो हम इस पोजीशन में मूवमेंट्स करा सकते हैं पेशेंट को। और इसमें क्या होता है कि जो हमारी स्पाइन है उस पर कोई भी स्ट्रेच नहीं पड़ता है, क्योंकि कोई भी बॉडी का वेट वेयर नहीं करना। रिलैक्स पोजीशन में होता है क्योंकि जो हमारी सरफेस है उसके डायरेक्टली कांटेक्ट में होता है, उस सरफेस से कनेक्ट होता है। ओके, अब हम नेक्स्ट समझते हैं हैंगिंग पोजीशन के बारे में। हमारी पोजीशन है वो है हमारी हैंगिंग पोजीशन। जो हैंगिंग पोजीशन होती है उसमें क्या होता है, जो पेशेंट है वो अगर वीक पेशेंट है, कोई भी रेस्पिरेटरी की कंडीशन का पेशेंट है, या उसे कोई भी कार्डियोवास्कुलर डिजीज है, तो उस टाइप के पेशेंट को इस टाइप ये जो पोजीशन है उस नहीं करनी चाहिए। क्योंकि इसमें क्या होता है कि जो पेशेंट है उसे हैंग करना होता है, सस्पेंडेड होता है, एक हॉरिजॉन्टल वॉल को ग्रास्प किया होता है। तो ये हॉरिजॉन्टल वॉल है उसे वो अच्छे से ग्रास्प किया हुआ है और हैंगिंग पोजीशन में। तो इस पोजीशन में होने की वजह से क्या होता है कि इससे थोड़ा सा ब्रीथ जो हमारी इंस्पायरेटरी रेट होती है, ब्रीदिंग पे थोड़ा सा फोर्स पड़ता है एक्सेल इनहेल करने में, और हमारी जो मसल्स है उसके इस पे लोड बहुत ज़्यादा पड़ता है हमारी बॉडी पे, हमारे आर्म पे, हमारी जो आर्म होती है प्रोटेक्टेड होती है, एंड जो शोल्डर पे फोर्स पड़ता है, स्कैपुला जो डाउनवर्ड होता है, हमारे हिप जॉइंट पे भी फोर्स पड़ता है, मसल्स को वर्क करना पड़ता है, नी एक्सटेंडेड होती है, प्लांटर फ्लेक्शन में होता है हमारा एंकल जॉइंट, हमारी जो स्पाइन है वो स्ट्रेच हो जाती है। तो इसमें क्या होता है पूरी बॉडी की स्ट्रेच हो जाती है, पर ये नॉर्मल पर्सन के लिए तो सुटेबल है, बट कोई भी वीक पेशेंट है तो उसके लिए सुटेबल नहीं होती है। ओके, तो अब इसमें हम समझते हैं इसकी जो मसल्स वर्क है, कौन कौन सी मसल्स को क्या क्या वर्क करना पड़ता है। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ग्रास्प करते हैं, तो हमारे जो फिंगर्स हैं उनको ग्रास्पिंग करना है, मीन्स फ्लेक्सर ऑफ द फिंगर, फिंगर को फ्लेक्शन मूवमेंट्स कराना होता है ग्रास्प अच्छे से, बहुत अच्छे से ग्रास्प करने के लिए। और हमारा रिस्ट जो है वो फ्लेक्शन मूवमेंट्स में होता है, तो फर्स्ट इज फ्लेक्सर ऑफ द फिंगर फॉर द ग्रास्पिंग मूवमेंट्स, एंड रिस्ट को होती है फ्लेक्शन होती है, यहाँ की जितनी सारी मसल्स होती है हमारी इंटेंसिव मसल्स, पाम की एक्सटेंसर मसल्स होती है, तो उन मसल्स को एक्टिव मूवमेंट्स करने में बहुत ज़्यादा वर्क करना पड़ता है। तो ये हमारी पाम की जो मसल्स हो गई वो भी वर्क करती हैं। ओके, नेक्स्ट इज फ्लेक्सर ऑफ एल्बो, एल्बो को फ्लेक्सर जो एल्बो का मसल्स होती है फ्लेक्सर मूवमेंट्स कराने की वो भी वर्क करती है। एडेक्टर ऑफ द सोल्जर, सोल्जर को एडिक्शन मूवमेंट्स कराने, क्योंकि जितना ज़्यादा एडेक्टेड मूवमेंट्स में होगा उतना ज़्यादा हमारे लोड कम पड़ेगा, जितना हम दूर रखेंगे अपनी बॉडी से हैंड को तो उतना ज़्यादा हमारे मसल्स को और ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा। नेक्स्ट इज डिप्रेसर, रिट्रैक्टर एंड मीडियल रोटेटर ऑफ द स्कैपुला, जो हमारी मसल्स होती है डिप्रेशन मूवमेंट्स कराते हैं, रिट्रैक्टर मूवमेंट्स कराते हैं, मीडियल रोटेटर मूवमेंट्स कराते हैं स्कैपुला का, वो वही मसल्स वर्क करनी होगी। नेक मसल्स में जो हमारी प्री वर्टिब्रल पोस्ट वर्टिब्रल मसल्स होती है, जो हमारी आगे की ओर पीछे जो नेक का मूवमेंट्स होता है, तो उसमें भी ये जो मसल्स होती है वो भी वर्क करती होती है। फ्लेक्सर ऑफ लंबर स्पाइन, हमारी फ्लेक्सर ऑफ लंबर स्पाइन मीन्स एब्डोमिनल मसल्स होती है वो वर्क कर रही होती है। एडिक्टार ऑफ हिप, हिप की एडिक्टार मसल्स भी वर्क कर रही होती है। जैसा कि अभी हमने बताया था कि हम जैसे शोल्डर साइड को हमारी आर्म को दूर ले जाएंगे तो बॉडी को मूवमेंट ज़्यादा, बॉडी पे मसल्स का लोड ज़्यादा पड़ जाएगा, ऐसे ही हम अपनी जब लेग को अबडक्टार ले जाएंगे तो ज़्यादा मसल्स पे लोड पड़ेगा, इसलिए हमें एडेक्टार रखना चाहिए। एडेक्टार मसल्स वर्क करती हैं। एक्सटेंशन ऑफ द नी, जो नी को एक्सटेंड रखती हैं। एंड प्लांटर फ्लेक्सर मसल्स, प्लांटर फ्लेक्सर मसल्स क्या करती है, जो हमें टो है वो ग्राउंड से, टो ओनली ग्राउंड से कांटेक्ट में होता है, तो इसमें क्या होता है कि जो प्लांटर फ्लेक्सर मसल्स होती है उनको वर्क करना पड़ता है। तो ये हमारी हो गई मसल्स वर्क इन हैंगिंग पोजिशन। तो हम इसको समझते हैं इफेक्ट एंड यूज क्या होता है। तो सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है वो हमारी पूरी बॉडी पे पड़ता है, स्ट्रेच हो जाती है हमारी पूरी बॉडी, स्ट्रेचिंग मूवमेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा है, ये अच्छी कंडीशन से होती है, अच्छी पोजीशन होती है, और थोड़ा सा टफ हो जाती है वीक पेशेंट के लिए जो कि सही से स्टैंड भी नहीं कर पा रहा, उसके लिए तो हमें जो वीक पेशेंट है उसे नहीं कराना है। और जो भी रेस्पिरेटरी कंडीशन का पेशेंट है वो इनहेल एक्सहेल अच्छे से नहीं कर पा रहा है, उसकी रिदम अच्छा नहीं है, ब्रीदिंग अच्छी नहीं है, ब्रीदिंग रेट, तो उसे भी हमें ये अवॉइड कराना चाहिए पोजीशन। और कोई कार्डियोवास्कुलर डिजीज का पेशेंट है, ब्लड सर्कुलेशन इसका अच्छा नहीं हो रहा, हार्ट अच्छे से वर्क नहीं कर रहा है, तो
उसको भी ये मूवमेंट्स नहीं कराना है। ओके। और ईजी हो वैसे तो नॉर्मल पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा ईजी होती है। आई होप आप फंडामेंटल पोजीशन को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। तो वन बाय वन करके हमने सारी पोजीशन डिस्कस किए। स्टैंडिंग पोजीशन को सबसे पहले डिस्कस किया, फिर नीलिंग, फिर हमने स्टैंड सिटिंग पोजीशन एंड लाइंग पोजीशन एंड लास्ट इज हैंगिंग पोजीशन। वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल पे नया है तो प्लीज़ चैनल को बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते हैं और आप नोट्स भी यहाँ से अच्छे से बना सकते हैं।